नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके के वीडियोस भी समय समय पर आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है स्टैटिक जीके जो एनटीपीसी का सेट पेपर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। देखिए सक्सेस जोन में हर शनिवार एनटीपीसी का सेट पेपर लग रहा है, जिसमें आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है, जो जीके वाला पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन को हम आज कवर करेंगे। कुछ ऑफलाइन विद्यार्थियों का यह कहना था कि कल का जो सेट पेपर था उसमें जीएस जो था वो मॉडरेट था। तो देखो, मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि जो एग्ज़ाम लेने वाला है, ठीक है, उसे नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपको पता है, उसे नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आपके लिए इजी है, पर जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है वो क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली टफ होगा। तो हमें हमारी आंखों के सामने से सभी क्वेश्चंस को निकालना है, हमें सभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होंगे, आपको मिलेंगे। और जितने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे तो कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम क्या होगा बेटा, उतना ऊपर आएगा। ठीक है, तो कल का जो सेट पेपर था उसका सॉल्यूशन हम आज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला, चलिए, ये हमारा कल का जो सेट पेपर था उस सेट पेपर का जीके जीएस वाला पोर्शन है। उस जीके जीएस वाले पोर्शन को हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है, पूरा हम ब्रीफ में एनालिसिस नहीं करेंगे, वो आपको स्टैटिक जीके के वीडियोस में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें हम ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। अभी हम आंसर देखेंगे और शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई। तो भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी बेटा, उसका सही आंसर आएगा 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मेन उद्देश्य है कि हर घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचना चाहिए। जो भी वन की कटाई करते हैं, ठीक है, वनों की कटाई द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो दूर करना सरकार का मेन उद्देश्य है। और ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन इसका मेन उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? स्वच्छ ईंधन, सभी लोग स्वच्छ ईंधन का यूज अपने घर में करें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में इस योजना को क्या किया गया था, क्रियान्वित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य क्या है। देखिए, जनगणना हर 10 साल में होती है, एक जनगणना 2011 में हुई, एक 2021 में होना थी, पर कोविड के कारण जो फंड है सरकार ने पूरा उसमें खर्च कर दिया, इस कारण अभी जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन 2011 के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से सबसे घनी आबादी वाला राज्य वो क्या है, बिहार। बट यदि मैं जनसंख्या में बोलूँ तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है भाई, उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा घनी आबादी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितने लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। लगभग मैं बताऊं आपको तो 1006 लोग जो है वो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। कितने, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमेशा की तरह कहता हूँ, जब भी आप एग्जाम में जाएं क्वेश्चन को हमें कैसे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, भाई गरबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दुर्गा अष्टमी कहाँ मनाई जाती है ना। ऐसे उत्सव से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन क्या है हमारे सेट पेपर में, चिथिराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चिथिराई उत्सव जो है बेटा वो मनाया जाता है कहाँ पर, आपकी तमिलनाडु में। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, फुगताल मठ कहाँ स्थित है। फुगताल मठ की बात हो रही है, तो फुगताल मठ जो है वो लद्दाख और जास्कर क्षेत्र में, कहाँ पर है, भारत के लद्दाख और जास्कर क्षेत्र में। चलिए अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधन अधिनियमों में से किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स के अधिकार को समाप्त कर दिया था। अब ये प्रीवी पर्स क्या है, देखिए, भारत में हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय लगभग कितनी रियासतें थी, 600 रियासतें थी, जिसमें से 565 रियासतों ने क्या डिसाइड किया था, भारत में मिलने का, और बाकी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई थी। तो जो रियासतों को मिलाया गया था,
तब उनको प्रीवी पर्स दिया जाता था। प्रीवी पर्स मतलब एक तरीके की हम बोल सकते हैं वार्षिक पेंशन दी जाती थी। लेकिन बाद में 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इसको हटा दिया। और दलील क्या दी कि इससे देश पर आर्थिक बोझ पैदा हो रहा है, आर्थिक बोझ आ रहा है, क्योंकि जबरदस्ती की पेंशन है ना, इकोनॉमी पर बर्डन पड़ रहा था। ये दलील देकर उन्होंने संविधान में 26वां संशोधन किया और 1971 में प्रीवी पर्स के अधिकार को समाप्त कर दिया। जितने भी राजे रजवाड़े रियासतें थी, उनको जो वार्षिक पेंशन दी जाती थी, वो पेंशन क्या हो गई बेटा, पूरी तरीके से खत्म हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियमों ने भारत में जीएसटी की शुरुआत करी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जैसी जो जीएसटी लगती है, हमने देखा है जीएसटी कई रेट में लगती है, 0%, 3%, 5% जीएसटी होती है, आपकी 18% जीएसटी होती है, 28% जीएसटी होती है, उसके प्लस प्लस जैसे सिगरेट शराब में 28% के बाद प्लस 3% उपकर भी लगता है। वो अलग एक अलग पैटर्न है, एक अलग टॉपिक है हमारा। लेकिन इसमें जो जीएसटी है, वो जीएसटी संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके, ध्यान रखिएगा बेटा, 2016 में शामिल की गई। संविधान में अभी तक लगभग 106 संशोधन है, उसमें 101वां संशोधन जो हुआ था, उसमें जीएसटी को भारत में क्या किया गया था, संविधान में, भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया। 5 ईयर्स प्लान्स हैं, तो 5 ईयर प्लान्स में दूसरी में किस पर जोर दिया गया था, परिवहन, कृषि, व्यापार या उद्योग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा जोर दिया गया था, मतलब जितने भी उद्योग हैं उन पर, उनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला का, ठीक है, भिलाई का, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुए। मतलब भारत में जो कोयले का उत्पादन बढ़ा है, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा है बेटा, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में कोयले का उत्पादन, खनिजों का उत्पादन बढ़ाया गया। मतलब पूरा फोकस जो था वो किस पे था, उद्योगों पे था। चलिए अगला, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा का मुख्यालय पूछ रहा है वो। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ पर, इसका मुख्यालय आएगा आपका रोम में। ठीक है, कहाँ पर आएगा, रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम की संयुक्त खाद्य सहायता का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बेटा, रोम में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गुरु पंजा साहिब स्थित है, गुरु पंजा साहिब बताना है हमें कहाँ स्थित है। देखिए गुरु पंजा साहिब गुरु नानक जी के, मतलब जो सिख धर्म के गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ पर अपने अनुयायियों को क्या दी थी, शिक्षा दी थी। और यहाँ पर एक चट्टान से उन्होंने क्या है, उस चट्टान को अपने हाथों से रोक लिया था, जिस पर उनका पंजा आज भी क्या है, स्थित है। तो गुरु पंजा साहिब जो स्थित है वो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में। भारत में वो जगह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक की बात हो रही है। तो मृत्युंजय के लेखक जो है वो कौन है, शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय के लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला। निम्नलिखित में से कौन अभिनव दर्पण के लेखक है। तो अभिनव दर्पण एक उपन्यास है और इस अभिनव दर्पण के लेखक हैं वो नंदकिशोर है। ध्यान रखिएगा, अभिनव दर्पण एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक जो है, उनका वो राइटर जो है, ऑर्थर जो है वो कौन है, नंदकिशोर। ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। गुरु पंकज चरण दास, तो गुरु पंकज चरण दास जो थे वो ओडिसी के जो थे जनक थे। मतलब ओडिसी नृत्य का जनक बोला जाता है किसको, गुरु पंकज चरण दास को। तो ये ओडिसी नृत्य के, भारत में 8 नृत्य शैलियाँ हैं, हमने देखा कुचिपुड़ी है, उड़िया है, मणिपुरी है, सत्रिया है, एक नई भी आई है, छाऊ भी आई है। तो उसमें से उड़ीसी जो नृत्य शैली है ना, उसके प्रतिपादक गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। चित्रकला पेंटिंग्स, हर राज्य की अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं जो उस राज्य को विशेष स्थान देती है। तो उसमें से एक पेंटिंग है मधुबनी। तो मधुबनी जो है वो कहाँ की है भाई, बिहार की। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से बेटा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप ज़्यादा सरल क्वेश्चन को अपने सामने से गुजारेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सरल क्वेश्चंस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है। पेपर इजी, मॉडरेट, हाई सब लेवल का आता है।
पेपर ना तो पूरा इजी आएगा, ना मॉडरेट आएगा, ना हाई आएगा। सभी सब्जेक्ट, सभी क्वेश्चन उसमें अलग अलग लेवल के रहेंगे। आप कितना ही पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपसे नहीं बनेंगे, है ना, ये डेफिनेटली फैक्ट है। आप कितना ही पढ़ लें, तो इस तरीके से हमको सभी लेवल की क्या करके चलना है, तैयारी करके चलना है। जब जाके हमारा एग्ज़ाम क्या होगा, क्वालिफाई होगा, हम गवर्नमेंट जॉब को, हमारा जो सपना है उस सपने को क्या कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक कोप 29 बैठक का आयोजन 11 नवंबर से 12 नवंबर 2023, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए कोप 29, सबसे पहले देखिए कोप 29 क्या है भाई। कोप 29 ऐसे देशों का संगठन है जो जलवायु परिवर्तन, देखिए इस समय क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जितने टाइम गर्मी पड़नी चाहिए, कब सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस साल 2024 में तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था भारत में, 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। तो जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए कि जलवायु परिवर्तन का हमारी मानव सभ्यता पर ज़्यादा वो प्रभाव ना पड़े, उसको हम कैसे नियंत्रित करें, क्या पेड़ लगा कर करें या कोई और ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, तो उसके लिए इन देशों की एक बैठक हुई है। तो वो बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है भाई, अजरबैजान में। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजरबैजान। अगला क्वेश्चन, किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता। बुकर प्राइज 1969 से शुरू हुआ, ठीक है, अब मेन बुकर उसका नाम कर दिया गया फिर बाद में जाके। तो मेन बुकर, सॉरी बुकर प्राइज जो है वो बुक है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के लिए जीता था किसने, सामंथा हार्वे ने। अरुंधति राय भारत की पहली बुकर प्राइज लेने वाली महिला थी। एक गीतांजलि श्री हैं, उनकी बुक रेत की समाधि या सैंड, टॉम ऑफ सैंड्स इंग्लिश में यदि हम उसको कहें, तो उसके लिए भी उनको बुकर अवार्ड मिला है। लेकिन यहाँ बुक कौन सी है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटर के लिए किसको मिला है, सामंता। ये अंतरिक्ष से रिलेटेड उनकी उपन्यास था, जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान है उससे रिलेटेड एक उपन्यास था, उसके लिए उन्हें बुकर ने प्राइज मिला। और ये बुकर प्राइज जो है वो किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए। किसके लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, साहित्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपके सेट पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या था, चलिए, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा करी। तो भारत की जो विधानसभा है उसमें हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल शुरू करने की करी। देखिए भारत के संविधान में शून्यकाल का कहीं भी जिक्र नहीं है बेटा, कहीं भी जिक्र नहीं है शून्यकाल का। लेकिन शून्यकाल की प्रथा चलती है। प्रश्नकाल के बाद एक काल होता है शून्यकाल, जिसे हम जीरो ओवर भी कहते हैं। पूछा जाता है कि संसद में जितने भी काल होते हैं उसमें से जीरो ओवर किसको कहा जाता है, तो जीरो ओवर शून्यकाल को कहा जाता है। और शून्यकाल पहली बार विधानसभा में, अभी तक क्या होता था भाई, लोकसभा में होता था, संसद में होता था। लेकिन विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में जो शुरू हुआ है वो हुआ है कहाँ पर, आपके हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को। हमने देखा 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और वो जो डेट थी, वो डेट क्या थी बेटा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन बाद में उसको 26 जनवरी 1950 को देश के लिए क्या कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया। तो इस दिन हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया। देखिए कई सारे चक्रवात आते हैं, चक्रवातों का जो नाम है वो अलग अलग देशों द्वारा रखा जाता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, चक्रवातों के नाम रखने की जो शुरुआत हुई है वो 1953 से हुई है, ठीक है। अंटार्कटिक के जो चक्रवात तूफान आए थे, कई तूफान के नाम आपने सुने होंगे, कैटरीना, हरिकेन, ये फेमस चक्रवात है। तो इसमें से एक चक्रवात अभी आया था जिसका नाम था फेंगल, और फेंगल का जो नामकरण दिया था वो दिया था किसने, सऊदी अरब ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एयरटेल के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी करंट में वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं शाश्वत शर्मा। ध्यान रखिएगा, शाश्वत शर्मा जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त हुए हैं एयरटेल कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल और महिला फुटबॉल। देखिए सबसे पहले बैलन डी और पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए। और ये दिया जाता है किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा। तो ये पुरुष और महिला जो है ये किसने जीता, तो इसका सही आंसर आएगा दोनों। रोडिगो हार्नडेज ने पुरुष में जीता था और एताना बानमिती महिला
में जीता था। तो बैलन डी और पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में एक मजबूत एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है। एआई फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मानव सभ्यता के लिए आगे जाके खतरा भी हो सकता है। सब अपने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करते हैं, कुछ इसके पॉजिटिव विचार रखते हैं, कुछ इसके नेगेटिव रखते हैं। तो हमारे भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक कंपनी के साथ समझौता किया है जिसमें वो भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है निविडिया। निविडिया के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया है, एक समझौता किया है। और उस समझौते के अंतर्गत क्या होगा बेटा, उस समझौते के अंतर्गत भारत में एआई का जो ढांचा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बहुत सारे जॉब्स एआई के लिए निकलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज एआई के लिए निकलेंगे। तो रिलायंस ने इसके लिए निविडिया के साथ क्या करी है, एक पहल करी है। चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना आपका, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व बताइए कहाँ है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। इसको खतरा है डोलोमाइट खनन से, क्योंकि इसके आसपास डोलोमाइट का खनन होता है। और डोलोमाइट के खनन होने से जो जीव जंतु पशु पक्षी इस टाइगर रिजर्व के आसपास हैं, जो टाइगर्स हैं, इनको उनके जीवन शैली को खतरा है। ये अपना जो जीवन है वो ठीक तरीके से व्यतीत नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो किस कारण है भाई, डोलोमाइट के खनन के कारण। अगला, नेकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नेकरेक जो है बेटा वो कहां पर है आपका, मेघालय में। ध्यान रखिएगा, नेकरेक बायोस्फीयर कहां है आपका, मेघालय में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लितपुर हाथी अभ्यारण्य है। तो श्री विल्लितपुर हाथी अभ्यारण्य जो इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है बेटा, मध्य प्रदेश में। और पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक भी क्या है, नेशनल पार्क नहीं है। टोटल 106 नेशनल पार्क है, उसमें से एक जो श्री विल्लितपुर हाथी, ये अभ्यारण्य की बात हो रही है। लगभग 573 के आसपास भारत में क्या है, अभ्यारण्य है। तो ये जो श्री विल्लितपुर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर आएगा, आपके तमिलनाडु में। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला, सॉरी, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है बेटा, 29 जून को। प्रकाश चंद्र महानुबोलिस, ठीक है, पीसी महानुबोलिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हम क्या मनाते हैं, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। चलिए अगला, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस की बात हो रही है, तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है बेटा 20 जून को। कब मनाया जाता है, 20 जून को। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। लेकिन मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो आपका वो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बालिका दिवस की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा आपका, 11 अक्टूबर को। अगला, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो महिला उद्यमिता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। जो महिला एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, एक नाम अपना बनाया है बिजनेस में, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस वूमेन बनी है। ठीक है, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए, देश की महिलाओं को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए कि आप भी बिजनेस में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसके लिए 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है बेटा 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के एक नर्तक थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको हम 29 अप्रैल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। उनको आधुनिक वैली का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रांस के एक नर्तक थे, उनके लिए मनाया जाता है। चलिए अगला, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है बेटा 23 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा, 23 अप्रैल को। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो पांडुलिपि शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है भाई, लैटिन भाषा से लिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, पांडुलिपि शब्द को हमने किस लैंग्वेज से लिया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, आपके 4-5 क्वेश्चन और हैं सेट पेपर के। चलिए
तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा है, इनका संबंध द्रविड़ से है। देखिए कई भाषा परिवार होते हैं, ठीक है, उसमें से द्रविड़ भाषा परिवार जो है उसका संबंध तमिल भाषा से, कन्नड़ से, मलयालम से, ये सभी भाषाएं किससे हैं? द्रविड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू किया? अभी ये रिपीट हो गया था सेट पेपर में क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश। शून्यकाल की व्यवस्था भारत के संविधान में कहीं नहीं है। शून्यकाल को इंग्लिश में 0 आवर कहते हैं और ये संसद में एक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, लगभग 12 बजे के बाद का जो समय होता है, संसद के सत्र चलते हैं, उसमें शून्यकाल होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, बुक 100 मोदी मंत्रास अ डिकेट ऑफ इंडियाज अपराइजिंग किसने लिखी है? ये लिखी है शंकर लालवानी ने। और ध्यान रखिएगा ये जो बुक है ये 2024 में ये बुक प्रकाशित हुई है। ये बुक आपको कई जो ऑनलाइन ये बुक मिल जाएगी, अवेलेबल है। 500-600 रुपये की ये बुक आती है ना। 100 मोदी मंत्रास अ डिकेट ऑफ इंडिया अपराइजिंग, है ना, शंकर लालवानी ने ये लिखी है। चलिए, नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, 2024 में शपथ ली है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला, सिंधु सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश डैश देश के आसपास बने होते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो कमरे हैं घरों के, वो आंगन के आसपास बने होते थे। किसके आसपास बने होते थे बेटा? आंगन के। सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। उसमें जब उसकी खुदाई हुई तो पता चला कि उसके जो कमरे हैं वो आंगन के आसपास बने होते थे। अगला, किस खेल को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर ओपन के नाम से किसको जाना जाता है भाई? बैडमिंटन को। किसको जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो शतरंज के खेल की उत्पत्ति जो हुई थी बेटा वो कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे यूरोप और अलग कंट्रीज में ये फैल गया। अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी हुई थी जिसमें भारत के डी गुकेश ने भी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं शतरंज में, ना। तो शतरंज के खेल की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है? भारत। अगला, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पूल टेबल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े? खेल और खेल से रिलेटेड शब्द रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्पोर्ट्स घोट के चले जाना, पूरा स्पोर्ट्स घोट लो आप लोग, है ना। स्पोर्ट्स को बहुत टारगेट करता है रेलवेज। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स के, आपके पुराने जो भी माइलस्टोन बने हैं स्पोर्ट्स के, खिलाड़ियों के उपनाम, जैसे भाई हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको रेलवेज में देखने को मिलेंगे। तो क्यू बॉल, ब्रेक शॉट और पूल टेबल ये जो है बिलियर्ड से रिलेटेड है। किससे है? बिलियर्ड से। चलिए अगला, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उगादी जो है बेटा ये चैत्र के महीने में जो हिंदू नववर्ष आता है उसके पहले दिन मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसे हम कहीं कहीं क्या बोलते हैं भाई? गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर आएगा। ये कर्नाटक, तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, बट ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा जो सैटरडे को ऑफलाइन सेट पेपर लगा था, ये सेट पेपर उसके जीके जीएस का सॉल्यूशन था। और उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें से अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा ऑफलाइन सेट पेपर में। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।